कैसे हो मेरे दोस्त? मुबारक हो, लास्ट चैप्टर तक पहुंच गए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आ गए तुमने पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसके बाद ह्यूमन आई और फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे आ गए हो। क्या बात है, बहुत सही जा रहे हो। स्पीकिंग चॉक्स के साथ तुम्हारी दोस्ती एक नए आयाम पे पहुंच गई है। यार मैं ये इतने डिफिकल्ट हिंदी के वर्ड क्यों इस्तेमाल करता हूं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जो आज स्टोरी सुनाने वाला हूं ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, इतनी ब्यूटीफुल है ना कि यहाँ मैं बैठे बैठे वो जो एरोराज होते हैं ना वो अर्थ के ऊपर, उनको देख पा रहा हूं। एरोराज नहीं पता क्या होते हैं? अरे वो जो सन से निकलती है ना कॉस्मिक रेज और वो चार्ज पार्टिकल्स, जब वो अर्थ से भिड़ते हैं ना तो अर्थ को नुकसान नहीं होता। पता है तुम्हें क्यों? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है जो उनको कुछ कुछ कर देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी वो चार्ज पार्टिकल पोल्स पे जाके कुछ लाइट सी प्रोड्यूस कर देते हैं। जब वो चार्ज पार्टिकल वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से कुछ कुछ रिएक्शन करते हैं, भिड़ते हैं, क्या करते हैं आई डोंट नो, बट वो ग्रीन कलर की ब्यूटीफुल लाइट्स, आहा हा, गूगल में सर्च करके देखना, बहुत सुंदर दिखती है। तो मैंने जब सोचा कि ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, तो फिर मेरे को दिमाग में आया अर्थ के पास मैग्नेट कहां से आया। हाँ, तो मैंने गूगल किया तो पता चला कि अर्थ के अंदर जो मोल्टन आयरन है, हाँ पिघला हुआ लोहा वो कोर में, हाँ मोल्टन आयरन है जो, वो उसके मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है अर्थ की। मैंने कहा यार कैसे चेक करें इसको, मैग्नेटिक फील्ड बन गई है तो हम भी चेक करेंगे। तो पता चला वो जो कॉम्पस नीडल आती है ना, वो मैग्नेटिक नीडल, हाँ वो जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी में भी थी ना जॉनी डेप के पास। अरे नहीं देखी मूवी? अरे कोई बात नहीं, बड़ी भयानक सी मूवी है, छोड़ो उसको। द थिंग इज कि कॉम्पस नीडल के बारे में तो तुमने सुना होगा ना, जो वो सेलर्स को बताती थी रास्ता नॉर्थ कहाँ पे है। हाँ वही जो कांच की डिब्बी सी होती है, उसमें वो कुछ घूमता रहता है। हाँ एक साइड पे रेड होता है ना एरो पे, हाँ वो नॉर्थ दिखाता है। तो मैंने ये ढूंढना शुरू किया कि ये कॉम्पस नीडल को पता कैसे चल जाता है, जरूर इसमें कोई बैटरी लगी है जैसे आजकल हमारे फोन पे होती है ना, वो जीपीएस से पता लगा लेता है कि नॉर्थ का है और साउथ का है। तो देखा भाई उसमें कोई बैटरी नहीं लगी है, वो एक छोटा सा मैग्नेट है खुद। हाँ वो जो तीर जैसी चीज होती है ना, वो बिल्कुल, हाँ रोम्बस जैसी, वो खुद एक मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट कैसे ढूंढ लेता है नॉर्थ, ये जब मैंने पता लगाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि भाई अर्थ का जो मैग्नेट है वो भी तो है ना मैग्नेट, एक नॉर्थ साउथ पोल। वो तो तुम्हें पता ही है ना, तुमने बचपन में पढ़ा है कि कोई भी मैग्नेट होता है उसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ को करेगा, मतलब दो मैग्नेट को अगर आसपास लेके आओगे, सेम पोल कर दोगे तो रिपेल करेगा और ऑपोजिट पोल करोगे तो अट्रैक्ट करेगा। आई नो तुम्हें पता है, बहुत छोटे में पढ़ा था हमने। तो हुआ क्या कि जो मेरा छोटू सा मैग्नेट है ना, वो जो उसमें कॉम्पस में, उसने, उसके नॉर्थ ने अर्थ के साउथ को अट्रैक्ट कर लिया। तो मैंने बोला अच्छा फिर, या मैं बोलूं कि इसका नॉर्थ अलाइन हो गया किसी चीज से, और जहां पे इशारा कर रहा था वहां पे नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल मतलब वही जहां पे वो है ना ऊपर, क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका, हाँ तो नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल, तो मैंने बोला ये तो ज्योग्राफिकल पोल है, मतलब ज्योग्राफिकली वो नॉर्थ है। तो कहते हैं हाँ ठीक है भाई, हमारा मैग्नेट जहां पॉइंट कर रहा है जो नॉर्थ पोल है भाई, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, लेकिन वहां पे जो अर्थ का मैग्नेट है ना उसका साउथ पोल है भाई, तभी तो इसका नॉर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। नॉर्थ साउथ के चक्कर से बाहर निकलते हैं। बट द थिंग इज कि ये मैग्नेट अपने आप को उस अर्थ के मैग्नेट के साथ अलाइन कर रहा था, और पूरी अर्थ पे आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ। बड़ी हैरानी की बात है। मैंने कहा यार क्या है उस मैग्नेट में, तो बोला कि मैग्नेटिक फील्ड है, उस अर्थ के मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको ये फील्ड को ये सेंस कर लेता है और अपने आप को अलाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और तो और ये भी लिखा था कि ये उसके पैरेलल होना चाहता है, उसको उससे परपेंडिकुलर नहीं होना चाहता, इसलिए इस पे कोई टॉर्क वगैरह लगता है और ये घूम के बिल्कुल उसके सामने आ जाता है, और जब वो पैरेलल होता है तो बता देता है कि नॉर्थ वहां पे है। मैंने कहा वाह भाई वाह, इतनी बड़ी अर्थ, उसका इतना बड़ा मैग्नेट, और उसकी इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड सन के चार्ज पार्टिकल से भी बचाती है। और तो और मेरे एक छोटू सा मैग्नेट जो मेरे घर के अंदर रखा है, वो तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकता है। कितनी ज्यादा इंट्रीगिंग बात थी ये, तुम्हें बता नहीं सकता मैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो मेरा छोटू मैग्नेट है,
इसकी मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ? हाँ हाँ, इसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए ना। तो देखा मैंने, जब किताब में आगे पढ़ा तो बिल्कुल होती है जी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैंने बोला बताओ बताओ कैसे पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसी दिखती है। मुझे बड़ा बड़ा मन था देखने का। तो देखा कि मैग्नेट को एक पेपर पे रखा और उसके पेपर के चारों ओर कुछ आयरन फिलिंग्स, वो कुछ आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, डस्ट, आयरन डस्ट जैसी। अब तुम्हें तो पता ही है कि आयरन और मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो वहां पे फिलिंग डाली तो मुझे लगा ये चिपक जाएगी इसके साथ, लेकिन जब पूरे के पूरे पेज पे फिलिंग फैला दी और बीच में मैग्नेट रख दिया और उस कार्डबोर्ड को हल्का सा टैप किया तो बहुत ही सही सी एक फिगर सी बन गई। तुम बिलीव नहीं करोगे, वो मैग्नेट था बिल्कुल वैसा चॉकलेट की तरह, वो किटकैट होती है ना वो लंबी वाली, हाँ बार की तरह, बार मैग्नेट। हाँ, तो उसके एक साइड पे लिखा था एन और एक साइड पे लिखा था एस, वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ से कुछ लाइनें निकली और गोल घूम के साउथ में घुस गई, फिर नॉर्थ से निकली साउथ में घुस गई। अब मुझे तो नहीं पता चला कहां से कहां घुसी, बट वो सर्कल सर्कल सर्कल, वो सेमी सर्कल जैसे कुछ डिजाइन बन गया। तो बोला ये है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट की, अरे इतना छोटा सा मैग्नेट और उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो समझ में आया, लेकिन कुछ बताओ तो ये कहां से आ रही है, कहां जा रही है। तो उन्होंने बोला भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने का एक सिंपल तरीका है, आप हर जगह निडल रख रख के देख लो, है ना। तो मैंने बोला अच्छा निडल रख के देख लेते हैं। तो निडल रख के देखा तो नॉर्थ के पास निडल रखा तो नॉर्थ, तो साउथ नॉर्थ की तरफ आ गया मेरी निडल का, और नॉर्थ तो बिल्कुल दूर भाग गया, रिपेल कर रहा था। फिर थोड़ी आगे गया तो नॉर्थ घूम गया, थोड़ी आगे गया तो नॉर्थ घूम गया। ऐसे गोल चक्कर काट के जब मैं साउथ पोल के पास पहुंचा तो वहां पे नॉर्थ ने बिल्कुल साउथ में जाने की कोशिश की। तो मैंने कहा यार ये भी ठीक है, ये भी मैग्नेटिक नीडल से मुझे पता चला कि ये नॉर्थ कैसे कैसे मूव करके यहां तक आके साउथ में जा रहा है। तो वहां लिखा था एक और आसान तरीका है उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने का, एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ ले लो। अरे मैंने कहा हाइपोथेटिकल नॉर्थ मतलब? कहते हैं भाई देखो कोई छोटे से छोटा मैग्नेट भी जो होगा ना उसमें नॉर्थ और साउथ जरूर होंगे। सपोज करो कि एक अकेला नॉर्थ होता, तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कह रहे तभी तो बोल रहे हैं हाइपोथेटिकल ले लो। हाँ हाँ, तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो वहां लिखा था कि एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ, अब समझ लो एक नॉर्थ एक छोटा सा एक एरो है, वही धनुष बाण वाला तीर, छोटू सा तीर, और वो अकेला नॉर्थ है। तो अब ये तीर जहां जहां जाएगा वहां वहां हम बोल सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमें डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है, मैंने कहा यार ये सही है, नीडल वगैरह नहीं रखनी पड़ेगी, सीधा हाइपोथेटिकल नॉर्थ रख के देखते हैं ये कहां भागता है। तो मैग्नेट के नॉर्थ के पास रखा तो वो दूर गया, एरो दिखाया कि भाई दूर हटाओ यहां से, नॉर्थ है मेरे पीछे मुझे आगे जाना है। वही छोटू सा नॉर्थ था, इतने बड़े नॉर्थ से तो बिल्कुल घबरा के रिपेल होके भागा। फिर उसके बाद मैंने उसको आगे रखा तो वो राउंड टर्न लेने लगा, फिर आगे रखा टर्न लेने लगा, फिर घूम के वो साउथ की तरफ आके साउथ के अंदर घुस गया। तब समझ में आया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना ये नॉर्थ से निकल रही हैं, है ना, नॉर्थ से निकल रही है लाइन और साउथ में घुस रही है, राइट से भी निकल रही है, लेफ्ट से भी निकल रही है, ऊपर से भी निकल रही है, नीचे से भी निकल रही है। तो अगर उस मैग्नेट को, उस बार मैग्नेट को, वही जो किटकैट की तरह था वो पतला सा लंबा सा, उसको अगर मैं हाथ में पकड़ लूं या सस्पेंड कर लूं तो चारों तरफ नॉर्थ से निकलती है, चारों तरफ जाती है और घूम के साउथ में घुस जाती है। ये ध्यान रखना कि नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। और क्यों ना हो, मैं हाइपोथेटिकल नॉर्थ को अगर नॉर्थ पे रखूंगा तो वो रिपेल होगा, इसका मतलब नॉर्थ से जा रही है और फिर साउथ की तरफ वो एरो आके घूम के अंदर घुस जाता है। तो मैंने कहा यार मैं अपने दोस्त को कैसे समझाऊंगा, ये बात ना देख के तो बहुत अच्छे से समझी जा सकती है, वो तो मैं तुम्हें पढ़ा भी दूंगा आशा विद अभी में, लेकिन फिर भी इसको पॉडकास्ट में मैं कैसे बताऊं। तो मैंने इमेजिन किया एक लंबी सी बिल्डिंग, हाँ एक लंबी सी बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हुई जैसे वही किटकैट जैसी, वो बार मैग्नेट जैसी एक लंबी सी बिल्डिंग बना दो। अब उसमें क्या हुआ, नॉर्थ पोल जो है ना वहां से बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। सोचो सोचो, इमेजिन करो यार, खुल के इमेजिन करो। उधर से नॉर्थ पोल जो नॉर्थ वाली साइड है ना, उस बिल्डिंग के दो ही गेट है, एक साउथ और एक नॉर्थ में। नॉर्थ से हजारों लोग बाहर निकले और फिर घूम के और फिर साउथ वाले गेट से घुस गए, फिर बिल्डिंग के अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ गए। हाँ
एक गेट से दूसरे गेट बिल्डिंग के अंदर भी तो चलेंगे ना, और फिर नॉर्थ से निकले और फिर घूम के साउथ में घुस गए। मैंने कहा यार ये ठीक है, इससे मैं काफी बातें बता पाऊंगा। नंबर 1, ये जो फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है ना, वो गेट्स पे सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल होगी कि भीड़ है ना, तो इतने सारे लोग निकलेंगे, या मैं बोलूं वो नॉर्थ वाले बहुत सारे तीर निकलेंगे, तो वहां तो काफी डेंसिटी हो जाएगी। और जब साउथ में घुसेंगे तो वहां पे भी काफी भीड़ भड़क्का हो जाएगा। इसका मतलब पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे स्ट्रांग होती है। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरी बात ये थी कि वो घूम के जब बहुत दूर से आ रहे होते हैं ना, तो ये सारे लोग आपस में बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है भाई, भीड़ निकली और बाद में अपना पैरेलल चलते रहेंगे और फिर साउथ में जाके घुस जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा था कि ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती कभी। बात भी सही है, अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं तो क्रॉसिंग पॉइंट पे डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगा, है ना। भाई वहां मैं नॉर्थ का रखूंगा तो नॉर्थ वही वाला मेरा हाइपोथेटिकल नॉर्थ। हाँ, हाइपोथेटिकल नॉर्थ को अगर मैं वहां रखूंगा तो वो तीर बेचारा क्या बताएगा कि इधर जाना है कि उधर जाना है, वो तो दो राहें पे अटक जाएगा। सबसे बुरी सिचुएशन होती है दो राहें पे अटकना। हमेशा हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें कहां जाना है ना। तो बस इसलिए वो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। और तो और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली कि फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती हैं, लेकिन आउटसाइड मैग्नेट, ये जो भीड़ थी ना जो साउथ में घुसे थे लोग, हाँ साउथ वाले गेट से जो अंदर घुसे थे, वो नॉर्थ से निकलने के लिए फिर अंदर 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 मैग्नेट पे तो चलते हैं ना। हाँ, तो मैग्नेट के अंदर वो जा रही है साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर वो जा रही है नॉर्थ से साउथ। कैसी लगी इमेजिनेशन, है ना बढ़िया। अरे अभी तो बस शुरुआत हुई है, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। तो फिर आगे जाके मैंने समझा कि ये जो छोटा सा नॉर्थ है, अगर मैंने इसको एरो की तरह समझ लिया तो अब मैं हर टाइप के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसी को यूज करूंगा और अपने दोस्त को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ये चैप्टर अभी के अभी। उसके बाद वो यार वो एक होता है ना, वो क्या होता है, ऑर्किड्स, नहीं यार ऑर्किड्स कौन सा होता है, वो फ्लावर बड़ा सुंदर है, वो क्या नाम है, सिंगापुर का भी है नेशनल फ्लावर, ऑर्किड्स ही तो होता है। हाँ ऑर्किड्स, अरे नहीं ऑस्टेड क्या कर रहा हूं मैं, ऑर्किड्स और ऑस्टेड के बीच में कंफ्यूज हो गया। ऑस्टेड एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑस्टेड एक विलियम ऑस्टेड कोई वो था यार फिजिसिस्ट, उसने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जरूर कोई नाता है। मैंने बोला इसके दिमाग में ये बात कैसे आ सकती है यार, कहां इलेक्ट्रिसिटी और कहां मैग्नेटिज्म। तो पता चला कि भाई उसने बोला कि भाई ये मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं ये भी तो कुछ लेना देना चार्ज से ही है कि नहीं। वो चार्जेस से ही तो हो सकता है ना कि वो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे रिपेल कर रहा है, क्योंकि चार्जेस की तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जब तार के अंदर चार्ज मूव करता है तो वो भी तो कुछ ऐसा करता होगा। तो फिर उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब ने जो नीडल थी ना, वो जो मैग्नेटिक नीडल है, उसको इलेक्ट्रिक वायर जो जिसमें से करंट बह रहा था उसके राइट और लेफ्ट पे रख दी, समझ रहे हो, उसके नीचे ऊपर नहीं रखी अरे चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि राइट लेफ्ट और नीचे ऊपर में क्या गड़बड़ हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक वहां लिखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। हमने बोला ठीक है भाई अभी बता देते हैं अपने दोस्त को। अरे बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, देखो एक पेंसिल देखी है तुमने, इमेजिन करो कि तुमने पेंसिल को हाथ में पकड़ रखा है। अरे इमेजिन करने की क्या बात है, पॉज करो और पेन या पेंसिल ले आओ एक सेकंड की तो बात है, ठीक है। चलो आ गए वापस, ओके। तो तुमने पेन को ऐसे पकड़ रखा है हाथ से, राइट हैंड से पेन को पकड़ लो, हाँ राइट हैंड से पेन को पकड़ लो और निब ऊपर की तरफ, छत की तरफ, ठीक है। अब अंगूठे को देखो, अंगूठा भी ऊपर की तरफ है आपका, थंब राइट वाला, ठीक है। तो थंब ऊपर की तरफ है और ये जो पेन है इसकी जो टिप है वो भी ऊपर की तरफ है। अब अंगूठे को धीरे से घुमा के अपनी तरफ करो, हाँ अंगूठा तुम्हारी तरफ है, निब भी तुम्हारी तरफ है। अब अपनी उंगलियों को देखो, देखो देखो उंगलियां कैसे रैप अराउंड कर रही है ना। हाँ वो जो रैप अराउंड कर रही है ना ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉक नहीं पता, अरे घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है वो क्लॉकवाइज, ये उसका उल्टा दिख रहा है ना। हाँ घूम घूम के ऊपर से जा रहा है लेफ्ट की साइड, फिर नीचे से घूम के जा रहा है राइट की साइड, फिर ऊपर से जा रहा है लेफ्ट की साइड, हाँ ये एंटी क्लॉक है। अब एक काम करो, इस अंगूठे को जरा अपने से उल्टा डायरेक्शन में सामने दिखाओ,
अपनी छोटी वाली उंगली है ना जो, हाँ छोटी वाली उंगली सबसे छोटी जो होती है, उसको देखो, वो क्लॉकवाइज है। तब पता चला कि अगर एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, सपोज ये पेन है और इस पेन में करंट बह रहा है, मतलब भगवान ना करे कि करंट बह रहा है और मैंने तुम्हें हाथ में पकड़ा दिया, लेकिन सपोज करो कि करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो करंट का कोई तो डायरेक्शन होगा। याद है ना पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, वही जो हम काउंट करते हैं। हाँ, तो भाई अब करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसको बैटरी से जरूर कनेक्ट किया होगा, तो किसी टर्मिनल पॉजिटिव से जो कनेक्ट किया होगा वहां से करंट जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो आपने जो वायर को पकड़ा हुआ है, जो ये पेंसिल को पकड़ा हुआ है, इसकी जो चोंच है ना, जो इसकी लेड है, जो इसकी निब है, ये बता रही है करंट का डायरेक्शन। अब अगर करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ था जब आपने अंगूठे को अपनी तरफ किया था, तो एक सर्कल बन रहा था उसके चारों ओर, बट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। इसका मतलब यहां पे अगर मैं वही अपना हाइपोथेटिकल नॉर्थ छोड़ दूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा इसके चारों ओर, वायर के चारों ओर। है ना इंटरेस्टिंग बात, है ना। और अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए को अगर मैं करंट को कर दूं अपने से उल्टा, तो मुझे वो वही सर्कल कैसा नजर आएगा, क्लॉकवाइज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट आपकी तरफ आ रहा है तो आपको वो जो एरो घूमता हुआ नजर आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज गोल 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 घूमता हुआ नजर आएगा, है ना। बिल्कुल सही है ना। पॉइंट भी आपकी तरफ है, निब की, अंगूठा भी आपकी तरफ है, तो अंगूठा बता रहा है बेसिकली हाँ करंट का डायरेक्शन। तो आगे जब मैंने इस पेन को उल्टा किया अपने से दूर, निब बिल्कुल अपने से उल्टा किया और अंगूठा भी दूर हो गया, तो मेरी छोटी वाली उंगली ने दिखाया क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर करंट मेरे से दूर जा रहा है तो फिर वो क्लॉकवाइज 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 घूमेगा। तो इसको बोला उन्होंने राइट हैंड थंब रूल। भाई हाँ भाई, राइट हैंड में पकड़ा था, अरे मैं बताना तो नहीं भूल गया, तुम लेफ्टी तो नहीं हो ना। राइट हैंड में पकड़ना है उस पेंसिल को, और पेंसिल की निब जो लेड है वो ऊपर है, और फिर धीरे से अंगूठे को अपनी तरफ करो तो दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घूमता हुआ तीर, जो कि था हमारा हाइपोथेटिकल नॉर्थ। और वही तो हमारे को बताता है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर अंगूठे को अपने से अवे कर दो तो छोटी वाली उंगली दिखाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल घड़ी की तरह। ये सोच के मैं इतना मेस्मराइज हो गया कि मैंने बोला ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो उन्होंने बोला भाई आपके कोर्स में नहीं है। अभी नहीं, अगले साल पढ़ेंगे। लेकिन मैंने बोला थोड़ा तो बताओ प्लीज प्लीज। तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी, बी फॉर बॉम्बे, हाँ वही बी। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, मैंने बोला रुको 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 रुको, मैं बताता हूं। इसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली करंट की स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी ही चाहिए। तो उन्होंने बोला यस, शाबाश स्पीकिंग चॉक्स, शाबाश, बता दो अपने दोस्त को कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लेंथ के, लेंथ के नहीं सॉरी, करंट के। और मैंने बोला ठीक है, इससे मैं जितना दूर जाऊंगा इस वायर से उतनी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। बात भी सही है, क्योंकि जितनी पास आऊंगा तो वो बिल्कुल तीर गोल 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 घूम रहा होगा, जब मैं दूर जाऊंगा तो वो स्लो, मतलब उस पर इफेक्ट कम हो रहा होगा, और दूर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं जाके तो इफेक्ट खत्म ही हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए रहेगा। तो ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, उसको वहां लिखा था आर, आर फॉर रैट, ठीक है, आर फॉर रीडिंग भी होता है। ठीक है। तो द थिंग इज कि बी, बी फॉर बॉम्बे, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, एल नहीं यार, बार बार एल क्यों बोल रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर। तो फिर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय R हो गया। मैंने कहा ठीक है यार, मैं अपने दोस्त को कम से कम ये तो बता पाऊंगा कि अब उसे पता है कि डायरेक्शन क्या है और स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अलावा जब हम इक्वल टू लगाएंगे तो जो 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 वहां पे आएगा वो कांस्टेंट, उसके बारे में मैंने भी बात नहीं की, वो अगले साल देख लेना 11th में तुम लोग, ठीक है। ओके, तो आगे जब मैं बढ़ा तो भाई ये तो इंटरेस्टिंग मोड़ ले गया। हाँ, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया वो रिंग, हाँ गोल सर्कुलर हो गया। अरे वही जिससे शेर कूद जाता है अंदर से, वो सर्कस में नहीं देखा, वो आग लगी होती है और इंसान कूद जाता है ऊंचो करके, हाँ हाँ वही वैसे एक रिंग बन गया। तो मैंने बोला कि यार इसमें क्या होगा, मतलब अगर करंट घूम रहा है उसमें, लेट्स से क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे घड़ी घूमती है ऐसे करंट जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। लेकिन मेरे पास था राइट हैंड थंब रूल, तो मैं रुका नहीं और मैंने करनी शुरू कर दी इमेजिनेशन। और फिर जो इमेजिनेशन आई मैं तुम्हें बताता, तुम्हें मजा आ जाएगा। अरे हाँ, शेर भी है इसमें, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो,
जो हमारा हाइपोथेटिकल नॉर्थ था, हमें अभी भी वही देखना है कि वो कैसे मूव करेगा। ठीक है, अब इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने वो रिंग है, ऐसे कि तुम उसके अंदर सीधा जंप कर सकते हो। सामने है वो रिंग, ठीक है, पूरा सर्कल दिख रहा है तुम्हें, और वो सर्कल में वो क्लॉक वाले नंबर लिख दो, 12 3 6 9। ठीक है, 12 3 6 9, ताकि तुम्हें क्लियर नजर आ जाए कि मैं किस डायरेक्शन में करंट को मूव करा रहा हूं। अब सोचो कि करंट घुसा उस सर्कल में 7 o'clock से, है ना, बैटरी का कोई तो वायर लगाना पड़ेगा ना, पॉजिटिव वाला, वहां से घुसा, 7 से गया 9, 9 से गया 12, 12 से गया 3, 3 से गया 6 और बाहर आ गया। क्लियर हो गया ना, ये तो हो गया करंट। फिर से बताता हूं, 7 नंबर जहां लिखा होता है क्लॉक में, वहां से वो उस रिंग में घुसा और फिर लेफ्ट होते हुए 9 होते हुए 12 होते हुए 3 होते हुए 6 से बाहर निकल गया। इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो मैं उस रिंग को जरा पकड़ता हूं 9 के पास से, वही राइट हैंड थंब रूल, जैसे हमने पेन को पकड़ा था। हाँ, जैसे पेन की चोंच ऊपर थी तो पेन की निब ऊपर थी तो फिर हमने पकड़ लिया था उसको, वैसे ही हम इसको भी पकड़ लेंगे। ठीक है, ये 9 के पास से इसको पकड़ लेंगे। अभी हमारा पेन ऊपर है, मतलब 9 के पास की जो रिंग है वो भी तो सीधी है ना, तो उसको पकड़ लिया हमने। अब आप अपनी फिंगर को देखो, ये सारी की सारी फिंगर रिंग के अंदर जा रही है ना, रिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। तो कुछ ऐसा होगा जैसे कि तुम रिंग के अंदर कूदो और फिर रिंग के बाहर से निकल के सामने आ जाओ और फिर रिंग के अंदर कूद जाओ, है ना। या मैं बोलूं कि मेरे नॉर्थ का जो एरो था, वो रिंग, जो पूरी रिंग है उसके अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एरो अंदर गए और फिर पीछे से घूम के आके बाहर आए। बाहर आए मतलब उस रिंग के बाहर वाले एरिया से मेरी तरफ आए और फिर मेरी तरफ आके सारे के सारे घूम के रिंग के अंदर चले गए। नहीं समझ में आया? एक बार और बताता हूं। देखो, तुमने वो जो रिंग देखी है ना जिसमें क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, उसमें तुम 9 नंबर जहां लिखा है वहां पे पकड़ो। तो जब तुम 9 नंबर के पास उस रिंग को पकड़ोगे तो अंगूठा ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा, है ना, क्योंकि करंट 7 से 9 और 9 से 12 की तरफ जा रहा है, राइट। अब देखो कि तुमने जो ये पकड़ रखी है रिंग, फिंगर ने उसको कैसे गोल गोल कर रखा है, गोल गोल तुम्हारी फिंगर्स ने घुमा रखा है। तो तुम्हें पता चलेगा कि रिंग के पीछे से तुम्हारी फिंगर आ रही है, 4 फिंगर है ना, जो देखो ध्यान से उसको, 4 फिंगर जो सबसे पहली वाली उंगली होती है, और वो घूम के रिंग के अंदर घुस रही है ना, है ना, है ना, घुस रही है ना। हाँ, तो बस ये जो फिंगर है ना, ये बता रही है उस नॉर्थ, वो जो तीर है ना छोटा सा, उसकी डायरेक्शन। तो घूम फिर के सारे के सारे नॉर्थ के तीर रिंग के अंदर घुस जाएंगे, है ना, और अंदर से घुस के रिंग से अंदर से जाके साइड से निकल के मेरी तरफ आएंगे और फिर रिंग के अंदर घुस जाएंगे। तो मैंने कहा इससे क्या पता चला? तो इससे ये पता चला कि ये तीर रिंग के अंदर से जा रहे हैं सारे के सारे कहीं। अच्छा 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 अच्छा, रिंग के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जाता हुआ तीर जाता कहां है? ये नॉर्थ जाता कहां है? अरे ये तो साउथ की तरफ जाता है भाई। हाँ, तो इसका यह मतलब हुआ कि जब वो रिंग के अंदर सारे तीर घुस रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, घुस रहे हैं, और फिर रिंग के बाहर की साइड से मेरी तरफ आ रहे हैं और फिर घुस रहे हैं, तो एक घुसने वाली जगह ये तो साउथ होनी चाहिए। तो वहां लिखा था कि भाई साउथ होती है जब क्लॉकवाइज करंट होता है ना सर्कुलर में, तो रिंग के डिस्क के अंदर साउथ डेवलप हो जाता है। अरे मैंने कहा तो बड़ा सिंपल है यार, राइट हैंड थंब रूल से ही निकल गया ये तो। अच्छा, तो फिर मैंने बोला ठीक है, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करूं तो हाँ, इस बार करंट में डालूंगा 6 से, और वो 3 से होता हुआ जाएगा, 12 के पास जाएगा, फिर 9 के पास जाएगा और फिर 7 से बाहर निकल जाएगा। मैंने कहा बताओ अब क्या होगा? तो उन्होंने बोला खुद करके देख लो, तुम्हें तो आता ही है राइट हैंड थंब रूल। तो ठीक है, मैंने राइट हैंड थंब रूल से मैंने इस बार 3 को पकड़ लिया, लेकिन इस बार मेरा अंगूठा अभी भी ऊपर ही था, क्योंकि मैंने 3 को पकड़ा है ना। हाँ, ये देखो ना, 6 से 3 पे गया, 3 से 12 पे गया, और 12 से 9 पे गया, और 9 से 7 पे आके बाहर निकल गया। तो 3 को जब मैंने पकड़ा तो मेरा अंगूठा ऊपर था, लेकिन इस बार मैंने फिंगर देखी, इस बार फिंगर रिंग के अंदर से होती हुई निकल रही थी बाहर। हाँ, तुम करके देख लो, तुम एक हाथ में पेन पकड़ो और सोचो कि तुमने 3 नंबर वाली साइड पकड़ी हुई है, उस सर्कल की जहां पे 3 लिखा है ना, वहां पे पकड़ा हुआ है आपने। तो ये अब की बार ये फिंगर्स अंदर से बाहर आ रही है, मतलब रिंग के अंदर से बाहर आ रही है और फिर रिंग के बाहर से अंदर जा रही है। तो इसको मैंने ऐसे इमेजिन किया कि बहुत सारे तीर, हाँ वही अपने नॉर्थ पोल वाले, बहुत सारे छोटे छोटे एरो रिंग के अंदर, वो जो गोल सा है ना सर्कल, उसके अंदर से मेरी तरफ आ रहे हैं और मेरे पास आके घूम के फिर बाहर से वापस रिंग के पीछे जा रहे हैं और फिर रिंग के अंदर से होते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं इतना मेस्मराइज हो गया
कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन था तो रिंग के अंदर सारे तीर घुस घुस के जा रहे थे मेरे सामने से, मेरे से अवे हो रहे थे, मुझे उनकी सिर्फ टेल दिख रही थी। और जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, मतलब 6 से 3, 3 से 12, 12 से 9 और 9 से 7 o'clock, तब सारे के सारे तीर अंदर से, रिंग के अंदर से मेरी तरफ आ रहे थे। अब मुझे उनका एरो वाला पार्ट दिख रहा था, सामने वाली टिप। मैंने बोला ठीक है, आते हुए तीर को क्या बोलूं मैं, तो अरे यार याद आया, आते हुए तीर को तो नॉर्थ बोलना है, क्योंकि हमने अभी भी सीखा था ना कि नॉर्थ पोल से भीड़ निकलती है, नॉर्थ पोल से वो नॉर्थ। इसका मतलब अगर सर्कुलर लूप में तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक का उल्टा, तो नॉर्थ पोल डेवलप हो गया है। मैंने बोला कि यार याद कैसे रहेगा ये, तो वहां पे एक सिंपल सा लॉजिक दिया हुआ था कि एस लिखते हो ना आप, एस ऐसे, एस ऐसे घुमा के लिखते हो, एस के कोने कोने पे तीर बना दो। अरे इतने सारे तीर थे कि मैं क्या बताऊं। एस के कोने में एरो बना दो, तो एस तो वैसे ही दिखाई देगा क्लॉकवाइज जैसा। हाँ, और नॉर्थ में भी उन्होंने बड़े स्टाइल से एन को ऐसे घुमा के लिखा हुआ था कि एन के कॉर्नर्स पे तीर बना दिया तो वो एंटी क्लॉक बन गया। तो अरे मैंने कहा यार ये तो मेरा दोस्त भूल ही नहीं सकता, क्लॉकवाइज मतलब साउथ और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ। आ गया ना समझ में? देखा, स्पीकिंग चॉक्स आपको कुछ भी इमेजिन करा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है और इसीलिए ये बिल्कुल सुपर हिट है। तुमने ये सोचा है ना, अब तुम बुक को पढ़ोगे ना तो तुम्हें सब कुछ अपने आप क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं, बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा और रह गया चैप्टर, जल्दी से बताता हूं तुम्हें मैं। तो हुआ क्या कि जब मुझे पता चल गया कि सर्कुलर लूप में जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो उस साइड में, उस फेज पे, उस साइड में वहां पे साउथ डेवलप हो जाता है, और जहां पे एंटी क्लॉकवाइज होता है वहां पे नॉर्थ। तो मैंने बोला ठीक है, एक लूप में अगर ऐसा होता है तो अगर मैं बहुत सारे लूप बना दूं तो बहुत सारे लूप बना दूं तो पता चला कि अगर लूप बना दूंगा ना बहुत सारे, तो ये वैसा हो जाएगा जैसे वो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग याद है, वो पुराने टाइम के पेन में भी होती थी। अब तो आते ही नहीं वो स्प्रिंग वाले पेन, बहुत कम आते हैं, लेकिन अभी भी कुछ पेन आते हैं जो जिसको दबाओ तो चलता है, जिसको छोड़ो तो फिर वो बंद हो जाता है ना, याद है ना? तो वो जो स्प्रिंग होती है वैसी, स्लिंकी भी तो होती है ना, हाँ वैसी। तो स्प्रिंग जो होती है, अगर मैं उसमें देखूं और मैंने करंट यहां से डाला और वो क्लॉकवाइज होते हुए चला गया, तो फिर ठीक है। अगर मैंने स्प्रिंग को अपने सामने पकड़ा हुआ है और मेरे सामने उसके सर्कल लूप दिख रहे हैं और मेरी साइड से वो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो जो मेरा दोस्त खड़ा है स्प्रिंग के उस साइड में, उसे क्या दिखेगा? अरे सिंपल सी बात है, आप अपने सामने अपने हाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ और अपनी मम्मी या पापा या दीदी या भाई किसी को भी अपने सामने खड़े कर लो, जो आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है वो उन्हें एंटी क्लॉक दिख रहा होगा, और जब आप अपने हाथ को एंटी क्लॉक घुमाओगे तो सामने वाले को क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात थी कि अगर एक स्प्रिंग में यहां से करंट गया क्लॉकवाइज तो उस साइड से निकलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मामला यहीं पे फिट हो गया। हमें पता था कि क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल। तो ये जो स्प्रिंग थी ना, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी थी, इसको बोला गया सोलोनॉइड। और क्यों ना बोला जाए, बड़ी मस्त चीज है ये सोलोनॉइड। मैं तुम्हें बताता हूं, ये स्प्रिंग में क्या हुआ ना, बहुत सारे लूप हैं, गोल गोल लूप है, और पहले वाले के साथ वही हुआ, वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था करंट, और क्लॉकवाइज का मतलब साउथ, मतलब उस रिंग के अंदर सारे के सारे तीर वही नॉर्थ पोल वाले, हाँ एरो अंदर घुस गए। लेकिन अगले लूप ने भी वही किया, उसे और अंदर घुसाया। अगले लूप ने भी वही किया, अरे वो पूरे के पूरे एरो पूरी स्प्रिंग के अंदर से चलते हुए उधर से निकल गए। हाँ, उधर से निकले, और उधर तो वैसे भी नॉर्थ था। तो नॉर्थ से तो निकलना ही था, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती है ना, तो नॉर्थ से निकलना ही था, और वो सारे तीर घूम के आए और फिर स्प्रिंग के अंदर घुस गए। अरे यार, मैंने बोला ये तो बहुत ही सिंपल है। पहले हमने सीखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर लूप, और फिर लूप में इतने सारे लूप लगा दिए। लेकिन वहां लिखा था कि भाई इतनी सारे लूप लगाने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के अंदर, वो स्प्रिंग के अंदर वाले हिस्से में इतनी ज्यादा जबरदस्त स्ट्रांग हो जाती है कि भैया ये तो बिल्कुल मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। हाँ, तो फिर मैंने बोला ठीक है, इसके बारे में भी बता दो कि ये कैसे करता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है। तो उन्होंने बोला तुम्हें क्या लगता है? मैंने बोला देखो, करंट से तो ये जरूर है रिलेटेड कि करंट बढ़ाओगे अगर इनमें लूप में
तो डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो वहां लिखा था ठीक है, और ये जितना इससे क्या कहते हैं इसका रेडियस बड़ा करोगे, मतलब लूप जितना छोटा होगा उतनी ये सारी की सारी रेज, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, तो पास पास होने के से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेडियस ऑफ द लूप भी है, ओके आगे बढ़ो। तीसरी चीज मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो उन्होंने बोला भाई नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर बढ़ा देंगे, हाँ जितनी लंबी स्प्रिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैंने कहा वाह यार। तो इस बार हो गया बी फॉर बॉम्बे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ टर्न एन, करंट आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर। तो इसका फॉर्मूला बन गया बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन आई अपॉन आर। मैंने बोला ठीक है यार, मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, वो भी तो बोलेगा मुझे भी पता है, उसे ये भी पता है कि किस डायरेक्शन में है, और उसे ये भी पता है कि स्ट्रेंथ क्या है। क्या बात है मेरे दोस्त, जमे रहो दोस्त। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, ये सोलोनॉइड का करेंगे क्या, ये तो बताओ। तो पता चला कि सोलोनॉइड के अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें, सॉफ्ट आयरन कोर मतलब एक रॉड, हाँ सॉफ्ट आयरन की एक रॉड बीच में डाल दें, और उसके चारों ओर तार को ऐसे गोल 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 घुमा दे सोलोनॉइड की, और फिर करंट छोड़ें, तो पता क्या होगा, वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, बिल्कुल प्योर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये। और ये पूरा की पूरा जुगाड़ है ना, जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ कुछ नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट, सिंपल सी चीज है, बीच में आयरन कोर है ना, सॉफ्ट आयरन कोर। तो मैंने एक बार एकदम दिमाग पे से उंगली गड़ाते हुए बोला कि ये तुमने सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों ली है, अच्छी खासी कोई मजबूत सी स्टील की वायर ले लेते, स्टील की रॉड ले लेते। तो वहां लिखा था कि भाई स्टेनलेस स्टील क्या करती है कि मैग्नेटाइज तो हो जाती है बट डीमैग्नेटाइज नहीं होती जल्दी जल्दी। हमें तो ऐसा मैग्नेट चाहिए कि बटन दबाया और मैग्नेट बन जाए, और जब बटन ऑफ किया तो तकरीबन तकरीबन पूरी मैग्नेटिज्म छोड़ दे। तो सॉफ्ट आयरन कोर बढ़िया मटेरियल है इसके लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मुझे समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो कैसे बनते हैं। वो सोलोनाइड के बीच में डालते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, और किसी भी शेप में बना लो इसको। हाँ सबसे अच्छा वैसे हॉर्सशू रहता है, हॉर्सशू मतलब वो यू जैसी शेप का मैग्नेट, लेकिन किसी भी शेप में बना लो इलेक्ट्रोमैग्नेट, और कितना ही लूप बना लो, कितना ही बड़ा बना लो। अरे कार को अट्रैक्ट नहीं करते तो वो पिक्चरों में दिखाते हुए हेलीकॉप्टर से आया और कार को उठा के लेगा, बस को उठा के लेगा पूरी की पूरी, अरे ट्रेन को भी उठा ले जाएगा एक दिन यार। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो सिंपल सी बात है ना, करंट बढ़ाते जाओ और लूप बढ़ाते जाओ और कर दो कमाल। कितना भी स्ट्रांग बना सकते हो, किसी भी शेप का बना सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली बात पढ़ ली मैंने, और उसके बाद अब मुझे लगा कि ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वहां लिखी थी कि भाई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिज्म की तरह मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली चीज को किसी मैग्नेट के आसपास ले आए, ध्यान से सुनना, इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली चीज को अगर मैग्नेट के आसपास ले आए तो कुछ तो होगा, है कुछ तो हिलेगा डुलेगा। तो वहां टॉपिक लिखा था नेक्स्ट कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यार बात तो बिल्कुल सही थी, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हमने देख लिया, स्ट्रेट में देख लिया, सर्कुलर लूप में देख लिया, एंड यू नो मल्टीपल लूप्स में देख लिया। तो फिर पता चल गया था कि ये कैसे कैसे होता है। तो फिर हमने देखा कि अगर हम एक मैग्नेट ले लें, जैसे कि तुम जहां खड़े हो इमेजिन करो कि जैसे सपोज करो तुम एक कमरे में खड़े हो, ठीक है, तो अब किसी दीवार की तरफ देखो। हाँ अब एक लेफ्ट में दीवार है तुम्हारे, एक राइट में दीवार है, ठीक है, ऐसे करोगे एक लेफ्ट में दीवार है और एक राइट में दीवार है, ठीक है। अब लेफ्ट वाली जो दीवार है वो सपोज करो नॉर्थ पोल है, ठीक है, और राइट वाली दीवार है साउथ पोल। क्लियर? ओके, सो लेफ्ट वाली दीवार नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट की, और उसी मैग्नेट की साउथ पोल राइट वाली दीवार है। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से सारे एरो निकल रहे हैं और राइट में जा रहे हैं। ऐसे सोचो, लेफ्ट से एरो निकल रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम डरो मत, तुम स्पीकिंग चॉक्स के दोस्तों, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तो सोचो कि लेफ्ट की दीवार से बहुत सारे एरो निकल रहे हैं और राइट वाली दीवार में घुस रहे हैं। तो ये तो हुई मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड। अब अपना निकालो लेफ्ट हैंड, अरे हाँ गन निकालने के लिए नहीं बोल रहा, लेफ्ट हैंड निकालो, हाँ लेफ्ट हैंड निकालो, और उसकी 4 फिंगर, हाँ जिसको तुम दूसरों की तरफ कर देते हो, याद है ना, एक फिंगर दूसरे की तरफ तो 3 फिंगर हमारी तरफ, हाँ वही वाली 4 फिंगर निकालो बिल्कुल बाहर, अंगूठा भी स्ट्रेच करो और मिडल फिंगर भी स्ट्रेच करो। हाँ अब मिडल फिंगर को और 4 फिंगर को और अंगूठे को कैसे लगाना है मैं तुम्हें बताता हूँ। 4 फिंगर को लगाओ लेफ्ट टू राइट, हाँ ऐसे कर दो कि लेफ्ट वॉल से राइट वॉल की तरफ जा रही है, हाँ
तो ये जो फोर फिंगर है ये लेफ्ट वॉल से राइट वॉल की तरफ मैंने इसलिए करवाई क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी नॉर्थ से साउथ जा रही है लेफ्ट से राइट, ठीक है। अब मिडल फिंगर को कर दो नीचे, इतनी खींच दो कि वो नीचे चली जाए, 90 डिग्री दिखाई देगा तुम्हें। हाँ बिल्कुल नीचे, नीचे टाइट से, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, नीचे, हाँ अर्थ की तरफ, तुम्हारी जमीन की तरफ फिंगर करती हुई, और अंगूठा तुम्हारे मुंह की तरफ, तुम्हारी नाक की तरफ करता हुआ। यस यस, बस इस सिचुएशन को होल्ड करो। हाँ फिर से बता देता हूं, लेफ्ट वाली दीवार नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट की, राइट वाली दीवार तुम्हारी साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ सारे एरो जा रहे हैं जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। तुमने अपना लेफ्ट हैंड खोल लिया है और लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर नॉर्थ से साउथ की तरफ तुमने कर दिया है, हाँ लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट आउट कर दिया है, और जो मिडिल फिंगर है वो नीचे की तरफ है बिल्कुल खिंची हुई, और अंगूठा तुम्हारी तरफ है। तो ये बता रहा है कि अगर फील्ड ऐसी हुई जैसे कि तुम्हें दिख रही है नॉर्थ से साउथ, और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन है, तो इसका मतलब अगर एक तार छत से आ रही है सीधी नीचे जमीन की तरफ और करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो वो तार तुम्हारी तरफ आने की कोशिश करेगी। है ना इंटरेस्टिंग, है ना, है ना। अंगूठा बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन, यस। तो फोर फिंगर बता रही है मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर बता रही है करंट ऊपर से नीचे आता हुआ, और ये जो अंगूठा है ये बता रहा है कि तुम्हारी तरफ फोर्स लगेगी, मतलब वो तार तुम्हारी तरफ आने की कोशिश करेगा। अब एक काम करो, बड़ा मजा आएगा, इस फोर फिंगर को लेफ्ट टू राइट ही रहने दो, उसको मत हिलाना, क्योंकि देखो इतना बड़ा मैग्नेट में दोबारा हिलाऊंगा नहीं। ये जो मिडिल फिंगर है ना, इसको घुमा के ऊपर ले जाओ। हाँ अब अंगूठा तुमसे दूर चला गया ना दूर, यस चला गया। तो अगर मैग्नेट सेम है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, करंट ऊपर से नीचे की बजाय अब इस बार नीचे से ऊपर कर दिया, तो फोर्स हो गई, अंगूठा आपसे अवे हो गया। इसका मतलब अब इस तार में फोर्स लगेगी आपसे दूर। इस वाले जो लेफ्ट हैंड से जो कमाल दिखाया ना, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं इसको। हाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अरे कोर्स थोड़ा सा तुम्हारा कम हो गया, नहीं तो दोस्त मैं तुम्हें और बताता, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं। इस रूल से ये पता चला, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चला कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगती है। पता है कहां यूज होता है? ये जो तुम पंखे की हवा खा रहे हो ना, हाँ उसमें लगी है मोटर, और उस मोटर में जो तुम स्विच ऑन करते हो और वो चक्कर गिन्नी की तरह घूमने लग जाता है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि वहां पे लगी हुई है एक कॉइल और अंदर है मैग्नेट, और वो जब उस पर करंट जाता है ना तो उसमें वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो घूमता है। तुम बड़े होकर सीखोगे तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन प्रिंसिपल यही है आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। उसके बाद मैं सच बताऊं, मैं आगे बढ़ा, लेकिन एक क्वेश्चन ने मुझे बहुत जबरदस्त अट्रैक्ट किया, तो मैंने बोला मैं तुम्हें बता दूं। शायद क्वेश्चन नहीं है, ये कोई एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसमें वही तीर बने हुए थे मैग्नेटिक फील्ड वाले। हाँ वैसे ही अभी भी वही इमेजिनेशन पे ही खड़े रहो तुम, लेफ्ट वाली दीवार नॉर्थ पोल और राइट वाली दीवार साउथ पोल, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ तीर जा रहे हैं, वैसे तीर बने हुए थे, और ऊपर से नीचे की तरफ एक एरो बना हुआ था, उस पर लिखा था ई। तो जो ई लिखा था वो था इलेक्ट्रॉन। तो मैंने तो फटाफट देख लिया कि लेफ्ट से राइट की तरफ मैंने अपनी फोर फिंगर कर दी और मिडिल फिंगर को नीचे कर दिया और अंगूठा मेरी तरफ। तो मैंने बोला हाँ ये तो मेरी तरफ आएगा, लेकिन वहां लिखा था मेरी तरफ नहीं आएगा, ये तो अवे जाएगा। मैंने कहा ये कैसे हो गया? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के हिसाब से तो इसे मेरी तरफ आना था। तब मैंने सोचा ओहो हो, इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। याद है ना वो पुराने जमाने में कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट में कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। हाँ और ये तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं, ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन के नाम पे कुछ लिखा हो तो प्लीज उसे करंट का डायरेक्शन मत ले लेना, वो करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। तब मैंने कहा हाँ अब ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोज करो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो फिर मैंने फोर फिंगर को जब लगाया मैग्नेटिक फील्ड के साथ और करंट के लिए मैंने मिडिल फिंगर को ऊपर किया तो अंगूठा मेरे से दूर चला गया। मैंने बोला ठीक है, और हाँ ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है। हाँ तो मैं कोई भी कितनी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 अपनी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर दो, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ। फिर देखो मिडिल फिंगर करंट के साथ अलाइन करो, हाँ बिना हिलाए फोर फिंगर को, हाँ मिडिल फिंगर को करंट के साथ अलाइन करो। अंगूठा अपने आप बता देगा फोर्स कहां लग रही है। अंगूठे का काम ही क्या है? दिन भर बैठा रहता है। ठीक है ठीक है। तो ये हुआ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और अब हमें पता चल गया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आता है तो उस पर फोर्स लगती है। इसके बाद बहुत सारा सिलेबस कट गया था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मोटर भी कट गई है और जनरेटर भी, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझाता।
कमेंट बॉक्स पे कर देना अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक दिया हुआ था डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट, मैंने कहा हाँ मेरे आसपास बहुत सारे प्लग पॉइंट है, बताओ बताओ क्या बताना है डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। तो उन्होंने बोला भाई उनमें से कुछ प्लग पॉइंट छोटे होते होंगे, कुछ बड़े होते होंगे। मैं कहा बिल्कुल है जी, जिसमें मेरा एसी, जिसमें गीजर, जिसमें वो माइक्रोवेव और वो अवन और बड़ी बड़ी जो हैवी चीजें हैं ना वो लगी होती है, उसका बड़ा वाला होता है। और जो छोटे वाला होता है वो छोटे वाला होता है जिसमें बल्ब लगा होता है मेरी फैन, छोटा सा फैन लगा होता है, वो सब। तो पता चला कि जो छोटे वाला है वो है 5 एम्पेयर। 5 एम्पेयर मतलब उसमें थोड़ा ही करंट आता है 5 एम्पेयर तक का, और जो बड़ा वाला है वो है 15 एम्पेयर, उसमें हैवी करंट आता है, ज्यादा सा करंट। तो ये 2 सर्किट बना रखे हैं घर में। हाँ, और तो और हर कमरे में जो अप्लायंसेज है वो सब पैरेलल में लगे हैं। तो मैंने बोला पैरेलल में क्यों लगे हैं, मतलब एक ही तार लेते और जोड़ते जाते, टीवी, फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन सब कुछ। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा ही तो है, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस को तो सबको सेम रखना है, सारे इक्विपमेंट को सबको बराबर सेम 220 वोल्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैंने बोला पॉइंट तो सही है। और एक और बात कि अगर एक अप्लायंस उड़ गया तो उसकी वजह से ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा अप्लायंस उड़ा है, सारे घर की बत्ती चली जाएगी। तो मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है। याद है ना वो शादियों में वो झालर लगाते हैं, पुराने जमाने में जब लगाते थे तो सीरीज में बल्ब लगा देते थे। अब कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है पता ही नहीं चलता था, पूरी की पूरी झालर बंद हो जाती थी और डांट पड़ती थी उस टेंट वाले को, जा 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 जाके ठीक करके आ, इसी वक्त ठीक करके आ लेकिन अब नहीं होता ऐसा। अब ऐसी तारें लगाते हैं जो बिल्कुल पैरेलल में होती है, अगर एक बल्ब फ्यूज होता है तो बस वही फ्यूज होता है, बाकी सारे जलते रहते हैं। इससे फायदा रहता है कि जाओ और उस बल्ब को चेंज कर दो। खैर, तो आगे बढ़ा जब मैं, तो वहां पता चला कि भाई कभी कभी अप्लायंस को हम यूज करते हैं तो करंट लीक करके उसकी बॉडी में आ जाता है। हाँ, वो जो पुराने जमाने के वो आयरन होते थे ना लोहे के, उसको छू के तो कई लोगों को करंट लगा, मैंने पिक्चरों में भी देखा था। और कभी कभी फ्रिज को भी करंट लगता है, मतलब फ्रिज से करंट लगता है। फ्रिज को क्यों करंट लगेगा दोस्त मेरे फ्रिज से करंट लगता है। तो फिर मैंने बोला ये क्यों होता है, तो पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं से वो जो वायरिंग है ना वो कहीं से टच हो जाती है बॉडी में और बॉडी में आ जाता है करंट। तो मैंने कहा इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए ये करते हैं कि उस फ्रिज या उस अप्लायंस की बॉडी से एक तार लेके और वो ऐसे करके घुमा फिरा के वो प्लग पॉइंट से होते हुए जमीन के अंदर तक ले जाते हैं। मैंने बोला लेकिन जमीन के अंदर क्यों, जमीन के अंदर जो रहते हैं उनको लग जाएगा करंट तो कहते नहीं उनको नहीं लगेगा, अर्थ 0 पोटेंशियल पे है, तो सारे करंट को वो सरल सा रास्ता लगेगा, वो आपकी बॉडी में नहीं आएगा, वो उस बॉडी से सीधा की सीधा अर्थ में चला जाएगा। उस वायर को अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग वाली वायर। तब मुझे समझ में आया कि ये जो प्लग पॉइंट है इसमें 3 छेद के होते हैं। जो ऊपर वाला छेद है ना वो अर्थिंग का है, और नीचे वाले 2, अरे सिंपल, नीचे वाले 2 तो सिंपल है ना। एक लाइव वायर का है जहां से करंट अंदर गया और फिर घूम घूम के बल्ब चला के, पंखा चला के, एसी ठंडा करके, गीजर चला के और टीवी दिखा के और फिर वापस आया जब वापस आया तो वो दूसरे छेद से बाहर आया। तो ये एक है लाइव वायर और एक है न्यूट्रल वायर। हाँ, लाइव और न्यूट्रल के बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब उसके बीच में कोई भी सामान लगा दोगे तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस है कि करंट बहने लग जाएगा। हाँ, तो अर्थ वायर किस लिए था, अर्थ वायर इसलिए था कि भाई इक्विपमेंट में अगर कोई करंट लीक हो जाए तो सीधा अर्थ में पहुंचा दे, है ना, अच्छा है ना, हमें तो झटका नहीं लगेगा। और उसके बाद वहां लिखा था कि भाई देखते रहना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की वायर्स यूज करनी चाहिए। कई बार लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में टच हो जाता है, टच, और जब टच होता है ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एकदम से टच करते हैं ना ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग या बोलूं मैं, वो जो सर्किट था ना वो छोटा हो जाता है, मतलब उसको घूम फिर के नहीं आना, यहीं से यहीं चला रहेगा वापस। और इतना छोटा होने की वजह से जैसी वो टच होती है ना उसकी ऊपर की प्लास्टिक गल जाती है, चूहा वूहा काट जाएगा या कैसे भी करके वो टच हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ, आग लग जाएगी भाई, शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो जाएगी ना, करंट एकदम से स्पाइक कर जाएगा, करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस के बहुत ज्यादा झटके से कम होने की वजह से। हाँ, पता लगाया मैंने। और फिर ये बहुत डेंजरस बात है, आपको भी देखना चाहिए अपने घर में कि भाई वायर सब सही सलामत है कि नहीं है, कोई लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एकदम आपस में चिपक के तो नहीं देख रहे, और वो कहीं से कहीं उनकी बाहर की कवरिंग तो नहीं सड़ गई, कोई पुरानी तो नहीं हो गई। हाँ, तो ये करके मैंने देखा तो आखिरी में वहां वही लिखा था, वो शॉर्ट सर्किट होता है। और फ्यूज के बारे में भी लिखा था कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट एकदम तेजी से बढ़ता है। तो मैंने बोला अरे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वो एक टिन और लेड का अलॉय होता है, उसको बोलते हैं फ्यूज, अगर वो लगा दो तो अगर करंट बढ़ा तो वो मेल्ट हो जाएगा,
कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, फ्यूज वहीं लगता है स्टार्टिंग में कि अगर करंट स्पाइक हुआ तो क्या कहते हैं वो फटाफट वो पूरे के पूरे सिस्टम पूरे सर्किट को ही ब्रेक कर देगा और आपके इक्विपमेंट भी बच जाएंगे और आग नहीं लगेगी। मैंने कहा चलो ये ठीक है। तो शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा और पढ़ा, वहां पता था कि भाई दोनों वायर टच हो जाएं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर हम बाहर से वोल्टेज ही ज़्यादा आ जाए, मतलब जो पोल होता है ना जहाँ से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वहाँ से एकदम से हाइक ऑफ वोल्टेज आ जाए तो भी करंट ज़्यादा हो सकता है। और या फिर आप कभी कभी एक ही प्लग पे इतनी सारी चीज़ें लगा देते हो, मल्टी प्लग लगा के उसमें एक्सटेंशन वायर लगा के ये भी जोड़ दे वो भी जोड़ दे। अरे ध्यान रखो यार, वो छोटा सा करंट निकालने की जगह 5 एम्पीयर के लिए तुम उस पर कितने सारे इक्विपमेंट लगा दोगे, समझ रहे हो? तो एक प्लग पॉइंट पे इतना सारे इक्विपमेंट नहीं लगाने चाहिए, इससे भी ओवरलोडिंग हो जाती है। इतना करने के बाद मुझे इतना खुशी हुई ना कि भाई फिजिक्स 10th की थोड़ी थोड़ी खत्म होती हुई नजर आ रही है। हाँ, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आगे भी पढ़ेंगे 11th में 12th में 13 में 14 में, मतलब जहां पे भी तुम जाओगे स्पीकिंग चॉक्स को जरूर पाओगे और हर चीज वो सिखा देगा सिर्फ अपनी आवाज से, क्योंकि मेरा नाम है स्पीकिंग चॉक्स। मिलते हैं फिर।